हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू। अच्छा, रिजेक्शन प्रूफ जो मैं टॉपिक इसके ऊपर आज बात करूँगा उसके अंदर 2-3 चीज़ें हम कवर करेंगे। सबसे पहली चीज़, रिजेक्शन अच्छी है या बुरी चीज़ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मिलेनियल्स के हवाले से, क्योंकि आप लोग सब मिलेनियल्स के बारे में जानते हैं। हु आर मिलेनियल्स? आज की जनरेशन के जो लोग, जो कि इस वक्त 22 साल से लेकर 30-31 साल की उम्र तक के लोग मौजूद हैं। रिजेक्शन के हवाले से बताना चलूँ कि हम में से हर शख्स कभी ना कभी कहीं ना कहीं रिजेक्ट हुआ है लाइफ के अंदर, ठीक है। जो शख्स ये कहता है कि वो रिजेक्ट नहीं हुआ, उसके ऊपर मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि छोटी से छोटी रिजेक्शन ले लो कि अगर हम किसी को कॉल कर रहे हों और आगे से कॉल वो पिक ना करे, अगर हम किसी को SMS कर रहे हो, SMS का जवाब ना दे, ठीक है। छोटी छोटी रिजेक्शन देखें। करीम, आपने ऑर्डर की, आगे से वो बंदा कह रहा है कि सर मैं तो आपके एरिया में नहीं आ रहा, सर आप यहाँ आ जाएँ, वहाँ आ जाएँ, उसने कैंसिल कर दी, कभी आपने कैंसिल कर दी, उसको रिजेक्शन फेस हुई, ठीक है। फिर और बड़ी रिजेक्शंस के ऊपर जाएँ, जो कि हमारे माशरे के अंदर हर बंदा फेस करता है और इस रूम में बैठे बहुत से लोगों ने फेस किया होगा। वो एजुकेशन के हवाले से, पेरेंट्स की तरफ से रिजेक्शन। हम कुछ और पढ़ना चाह रहे हैं, पेरेंट्स ने हमें कुछ और पढ़ने पे मजबूर कर दिया, ठीक है, वो रिजेक्शन। और आगे बढ़े, शादी का मरहला आया, उसमें रिजेक्शन। वो और आगे बढ़े, जॉब का मरहला आया, उसमें रिजेक्शन। तो रिजेक्शन ऐसी चीज़ है जो कि हम हर वक्त फेस कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि ईच एंड एवरी रिजेक्शन हमें किसी बड़े रिजेक्शन के लिए तैयार कर रही होती, ठीक है। जिस तरह सीढ़ी होती है ना, हर स्टेप आपको नेक्स्ट ऊंचाई के ऊपर ले जा रहा होता है, उसी तरह हर छोटी रिजेक्शन आपको बड़ी रिजेक्शन के लिए तैयार कर रही होती है। बहुत से लोग ये समझते हैं शायद रिजेक्शन को अवॉइड करना, हम नेगेटिविटी को अवॉइड कर लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव बिहेवियर सब चाहते हैं, पॉजिटिव रहना सब चाहते हैं। तो बहुत से लोग समझ रहे होते हैं नहीं यार, मैं रिजेक्ट हो गया तो शायद मेरे अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी, लिहाजा इसको अवॉइड करो, ठीक है। उस जगह पे ना जाओ जहाँ पे आपकी इज़्ज़त नहीं है, या उस बंदे से बात ना करो जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। जबकि लोग कहते हैं कि उससे बात करो जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। पहली बात तो पता चले क्यों रिस्पेक्ट नहीं करता, दूसरी बात आपको उसको जवाब देना आना चाहिए। जाकिर खान एक कॉमेडियन है, सब जानते हैं उसको, ठीक है, इंडिया का कॉमेडियन है। उसने कहा कि वो एक जगह बैठा हुआ अपने अब्बू के साथ और एक बंदा गुजरा होटल के अंदर, वो कुछ लेने गया था। एक बंदे बोला छोटे यार टेबल तो साफ़ कर दे। तो उसने बड़ी इंसल्ट फील हुई, बाप के साथ बैठा हुआ एक बंदा आगे उसकी इंसल्ट करके चला गया। तो वो सोचता रहा। अब उसके बाद 2 रीज़न थे कि क्या करें। पहला रीज़न कि छोड़ दे इस चीज़ को, नहीं यार छोड़ो यार, एक चीज़ हो गई जाने दो। दूसरा रीज़न इसके बारे में सोचता रहे, ठीक है। तो उसने दूसरा ऑप्शन अपनाया, उसके बारे में सोचता रहा, इसका क्या हो सकता है, क्यों बोला, क्या जवाब हो सकता है। इतनी बार उसने ये सोच लिया कि नेक्स्ट बार एक बंदे ने बोला यार टेबल साफ कर दो, कहता पहले पोछा तो मार के आओ, ठीक है। यानी उसके पास जवाब मौजूद था। तो ये किस तरह पॉसिबल हुआ कि वो एक चीज़ को सोचता रहा अपने बारे में। अच्छा, रिजेक्शन थेरेपी एक ऐसी चीज़ है, मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी है जिसका नाम है रिजेक्शन प्रूफ, और एक चाइनीज़ बंदा है जिया जियांग, उसकी बुक है। और उसके अंदर उसने डिस्क्राइब किया है कि कैसे उसने रिजेक्शन को कोप किया। बेसिकली वो एक एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा था ज़िंदगी में। उसका ख्वाब था कि मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करूँगा, अपना सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट करूँगा। लेकिन कुछ मसला आया जिसकी वजह से वो सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट नहीं कर सका, अपना काम स्टार्ट नहीं कर सका। उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि उसने जब भी कोई आइडिया दिया, अपने दोस्तों से शेयर किया, उसके दोस्तों ने और उसके रिश्तेदारों ने पहली चीज़ उसको जो बोली वही कि तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, बेकार आइडिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई बड़ा अच्छा सा आइडिया सोचते हो कि यार ये मैं करूँगा ज़िंदगी के अंदर, और जैसा अतीब मेरे पास आता है कि वो इस भाई ट्रेनिंग का काम स्टार्ट करते हैं, और मैं बोले यार क्या बेकार बात करो, कौन करा रहा है ट्रेनिंग वगैरह वगैरह, मैं उसको बहुत डिमोटिवेट कर दूँ। तो हो सकता है अगर या ज़हनी तौर पे थोड़ा सा कमज़ोर बंदा है तो ये क्या करेगा कि नेक्स्ट टाइम अपना आइडिया किसी से शेयर नहीं करेगा, और वो फिर आइडियाज़ आपके पास पाइल अप होते रहते हैं और एक दिन आप देखते हैं कि एक और बंदा सिमिलर आइडिया लॉन्च करता है और एक बड़ी तरक्की हासिल कर लेता है। फॉर एग्जांपल, मुझे इस बात को एहसास रहता था कि सड़कों के ऊपर लोग एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते, ठीक है। 5 से 7 साल होंगे इस बात को। और मैंने एक फ़ेसबुक के ऊपर पेज बनाया, कैंपेन बनाई, जिसका उन्वान ये था कि ज़िंदगी को रास्ता दो। अब किसी वजह से जब मैंने लोगों को प्रमोट करना शुरू किया, लोगों ने बोला यार पाकिस्तान का ये मसला नहीं है, पाकिस्तान के और दूसरे मसले बहुत हैं, पानी है, कपड़ा है, दूसरे मसले बहुत हैं, ये ऐसा मसला है पैटी इशू, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। मैंने उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया, ऑफ़ कर दिया। 3-4 साल बाद मैं देखता हूँ कि यूथ पार्लियामेंट ज़िंदगी को रास्ता दो के नाम से प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि एम्बुलेंस के हवाले से प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं, और वो इतने बूम कर रहे हैं प्रोजेक्ट। फंडिंग अलग चीज़, लेकिन लोगों की उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा वो चीज़ एक्ट कर रही है कि
यकीनन मैं शर्मिंदगी हुई कि आज से 7-8 साल पहले अगर मैं चीज़ स्टार्ट कर देता हूँ आज कहाँ पे होती वो चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसके अंदर जो बुक है रिजेक्शन प्रूफ, उसके अंदर जिया भी ये चीज़ लिखता है। उसने एक रोलर स्केट्स और स्नीकर्स को मिला के एक जूता बनाया, एक डिज़ाइन बनाया बड़ा अच्छा सा, और अपने अंकल के पास ले गया, इन्वेंट करना है, उसको पेटेंट करना है। तो उसके अंकल ने देखा एक नज़र, उसने बोला कि तुम अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, ठीक है, ये फजूल हरकत है, इसको छोड़ दो। उसको बहुत दिल बर्दाश्त है क्योंकि वो ऐसा बंदा था, हमारे ख़ानदान में ऐसे एक बंदे होते हैं जिसको हम अपने मेंटर के तौर पे देख रहे होते हैं कि ये बंदा इसकी बातों में कभी रद्द नहीं करूँगा, ठीक है। मामू हो सकता है, चाचा हो सकता है, खाला हो सकता है, बड़ा बहन भाई हो सकता है। तो वो उसके लिए वो अंकल एक बाप जैसा था, बाप से बढ़ के था, इसकी हर बात वो मानता था। एक रिजेक्शन आई, उसने दराज के अंदर वो जूता रखा। 2 साल बाद ठीक वो देखता है कि एक बंदा वही कॉन्सेप्ट, वही आइडिया स्टार्ट करता है और वो चीज़ $multi-million कंपनी के अंदर ग्रो कर जाती है। और इसी तरह के मुख्तलिफ आइडियाज़ उसके कबर्ड के अंदर पाइल अप होते रहे। और वो ये सोच के पब्लिक के पास नहीं जाता रहा कि अगर मैं इन आइडियाज़ को पब्लिक के पास ले आऊँगा वो रिजेक्ट कर देंगे, नेगेटिव हो जाऊँगा, बुरा लगेगा उसको। तो इस बुक के अंदर एक ऐसी थेरेपी बताई हुई है जो कि आपको उन तमाम रिजेक्शंस को कोप करने के अंदर, उससे लड़ने के लिए तैयार कर देगी। अच्छा, आपने एक कोटेशन सुनी होगी कि डू वन थिंग एवरी डे दैट स्केयर्स यू। क्या मतलब है इसका? सबसे पहले तो बताओ, डर किस किस को लगता है? हाथ खड़ा करो। डर किस किस को लगता है? ठीक है, बहादुर लोग भी बैठे हैं यहाँ पे जी। अच्छा, डर को ख़त्म करने का तरीका किसी को पता है क्या? ठीक है, उस डर के अंदर आप एक बार अपने आप को डाल लो। अंधेरे में जाने से डर लग रहा है, एक बार कमरे की लाइटें बंद करके बैठ जाओ, 2-3 घंटे बैठे रहोगे, इंशाल्लाह आप या तो या आप ख़त्म हो जाओगे। तो डर को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि अपने आप को उस डर से टकरा दो, लड़ा दो। बहुत से लोग जो फियर से भाग रहे होते हैं, इवेंचुअली क्या होता है कि वो उस फियर को कभी काउंटर नहीं कर पाते। इसकी वजह से उनको पता ही नहीं होता कि मैं करूँगा तो क्या होगा, क्या चीज़ होगी, या तो मैं सर्वाइव कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। फाइनली उस डर को हमेशा अपने जहन के अंदर लेके घूम रहे होते हैं। बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्ट करना है, सारी ज़िंदगी लाखों रुपए अपने बैंक के अंदर जमा रखेंगे, बैंक के ज़रिए 1 लाख के ऊपर कितने 800 रुपये मिलते हैं, 1 लाख के ऊपर 800 रुपये वो खाते रहेंगे, ना कि लाखों रुपए किसी बिज़नेस में लगा के करोड़ों कमा सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर उनको रोके रखता है, और वो सारे ज़िंदगी वो जो पैसा उनके बैंक के अंदर जमा रहेगा और वो कोई काम नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो किसी भी फियर को काउंटर करने का क्या तरीका है कि अपने आप को उस फियर से लड़ा दो, उस फियर के अंदर कूद जाओ, ठीक है। और हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं, लोगों ने फियर को काउंटर किया है, ठीक है। ठीक है, अच्छा गुड। लेकिन एक एक्सपीरियंस हुआ आपको कि मैं ये काम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, पता लग गया। कोई बताएगा पब्लिक स्पीकिंग किसके लिए आसान होती है, किसके लिए मुश्किल होती है? एक्सट्रोवर्ट्स के लिए आसान होती है, और इंट्रोवर्ट्स के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है पब्लिक स्पीकिंग। बल्कि उनके लिए किसी और नए बंदे से बात करना भी मुश्किल हो जाता है। मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, और आप समझ सकते हैं कि 10 लोगों के सामने बात करना मेरे लिए भी कितना मुश्किल साबित हो सकता है। अगर तो मैं इस फियर को अपने जहन के अंदर जमा करके रखता, मैं कभी एक्सपीरियंस नहीं करता, मैं डरता रहता। 3rd क्लास के अंदर ज़िंदगी के पहले पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन यानी कि डिबेट कंपटीशन के अंदर मैंने हिस्सा लिया। स्पीच मैंने इतनी अच्छी तैयारी की हुई थी कि मुझे यकीन था किसी और बच्चे ने इतनी तैयारी नहीं की होगी। और फाइनली स्टेज के ऊपर गया हूँ, पब्लिक बैठी हुई ऑडियंस सामने, और मैंने स्टार्ट किया। एक पैराग्राफ के बाद आई वॉज ब्लैंक, ठीक है, साइलेंट। पब्लिक को देखता रहा, पब्लिक मुझे देखती रही। थोड़ी देर यही आंखों का, नज़रों का तबादला चलता रहा, और फाइनली मैं स्टेज से उतर आया। स्टेज से उतर के आया, कंपटीशन ख़त्म हुआ, लोगों के अवार्ड्स अनाउंस हुए, सब क्लासेस में वाक़ा है। हमारे टीचर ने मुझे बोला, ये लड़का, इसको तो कुछ आता ही नहीं है वगैरह वगैरह। उसने मुझे बड़ी क्लास के सामने सुना दिया। वो दिन था, और फिर यूनिवर्सिटी का दिन था। आप सोचें 3rd क्लास और फिर यूनिवर्सिटी कब आती है आपकी, ठीक है। 10, 11, 12 साल बाद मैंने फिर पहली बार पब्लिक के सामने बोलने की कोशिश की, और वो भी उस वक्त जब यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीज़ इम्पोज कर दी गई कि हर शख्स को प्रेजेंटेशन देनी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू।